आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम स्टैम्प्स एंड स्कीम्स के बारे में करेंगे। पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से प्रकार के डाक टिकट होते हैं और कुछ एक स्कीम्स के बारे में आज की वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कमेमोरेटिव स्टैम्प्स के बारे में, सम्मारक डाक टिकटों के बारे में, डेफिनेटिव स्टैम्प्स या नियत डाक टिकटों के बारे में, बाई स्टैम्प, माई स्टैम्प, फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, नेशनल फ्लैटली म्यूजियम के बारे में, दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में, नेशनल पेंशन सिस्टम और साथ में करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कमेमोरेटिव स्टैम्प्स के बारे में, सम्मारक डाक टिकटों के बारे में। Issued as name suggests, commemorating important events, prominent personalities in various fields। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम्मारक डाक टिकट जो किसी की याद में जारी किए जाते हैं। तो ये किसके संबंध में जारी किए जाते हैं? इन डाक टिकटों को महत्वपूर्ण घटनाओं की याद में, क्या तो कोई भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं या महत्वपूर्ण कोई भी घटना होती है उसके संबंध में इसे जारी किया जा सकता है, या फिर विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख व्यक्तित्व के लिए इसे जारी किया जाता है। अब कौन कौन सी फील्ड हो सकती है? कोई कृषि के क्षेत्र में महान काम करता है या कोई विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा काम करता है, उनके संबंध में इसे जारी किया जाता है। एस्पेक्ट ऑफ इसमें कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? नेचर के संबंध में ये हो सकते हैं, ब्यूटीफुल और रेयर फ्लोरा एंड फ्यूना, एनवायरमेंट इश्यूज के संबंध में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज, गेम्स एक्स्ट्रा, इन सारी चीज़ों के संबंध में इसमें पहलू रह सकते हैं। अब ये जो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स हैं या स्मारक डाक टिकट हैं, किसके संबंध में जारी किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट इवेंट्स या फिर किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है क्या, तो उसके संबंध में से जारी किया जा सकता है। अब कौन कौन से इसमें क्या रह सकते हैं? एस्पेक्ट रह सकते हैं या पहलू रह सकते हैं। उसमें सबसे पहले प्रकृति आ जाएगा, इनके प्रकृति के संबंध में इनको जारी किया जाता है। जैसे कोई भी महत्वपूर्ण घटना होती है, गेम्स के संबंध में है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के संबंध में है, या नेशनल या इंटरनेशनल इशू के संबंध में है, या फिर दूसरी बात किसी भी इंपॉर्टेंट फील्ड में कोई भी चीज़ होती है, जैसे नेचर के संबंध में, या फिर रेयर फ्लोरा एंड फ्यूना, किसी ने कोई नई इन्वेंशन किया, उन सारी चीज़ों के संबंध में इन्हें जारी किया जाता है। तो इसमें पहलू क्या क्या हो सकते हैं? नेचर हो सकता है, उसके बाद और क्या चीज़ें हो सकती है? सुंदर तथा दुर्लभ वनस्पति और जीव हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, पर्यावरण के मुद्दे हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, या फिर नेशनल और इंटरनेशनल इशू हो सकते हैं, या फिर गेम्स वगैरह जो होती हैं, खेल वगैरह होते हैं, वो भी इसमें पहलू के रूप में रह सकते हैं। दीज स्टैम्प्स अवेलेबल ओनली एट, और ये जो डाक टिकट होंगे कहाँ पे उपलब्ध होंगे? फ्लैटली ब्यूरो में आपको मिल जाएंगे, और काउंटर्स अंडर फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, ऐसे काउंटर जो फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के तहत आते हैं, उन काउंटर्स पर भी आपको ये कमेमोरेटिव स्टैम्प्स मिल जाएंगी। प्रिंट इन लिमिटेड क्वांटिटीज, अब ये ध्यान रखना कि जो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स होती हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, कुछ एक मात्रा में ही इनको मुद्रित किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़ी मात्रा में इनको प्रिंट नहीं किया जाता। स्पेशल कवर्स इशूड एट द इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट पार्टीज ऑन पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट चार्जेस, अपेक्षित डाक शुल्क के भुगतान पर निजी पार्टियों के कहने पर भी विशेष कवर जारी किए जा सकते हैं। दीज कवर्स शुड बेयर मिनिमम पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ एनी काइंड इक्विवेलेंट टू मिनिमम इनलैंड लेटर मेल रेट, इन कवरों पर न्यूनतम अंतर्देशीय पत्र डाक दर के समकक्ष किसी भी प्रकार का न्यूनतम डाक टिकट होना चाहिए। तो जो स्पेशल कवर्स होते हैं इनको प्राइवेट पार्टीज के कहने पर भी जारी किया जा सकता है, और इन स्पेशल कवर्स के ऊपर डाक टिकट लगे होने चाहिए, और कम से कम कितने होने चाहिए? इनलैंड लेटर मेल रेट के लिए जो मिनिमम चार्जेस हैं उसके समकक्ष पोस्टेज स्टैम्प्स इसके ऊपर या डाक टिकट इसके ऊपर लगे होने चाहिए। तो यह आ जाएगा आपके पास कमेमोरेटिव स्टैम्प्स के बारे में, इसमें पहलू क्या रहते हैं या किसके संबंध में इन्हें जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे पे आपकी आ जाती हैं डेफिनेटिव स्टैम्प्स के बारे में, नियत डाक टिकटों के बारे में। डेफिनेटिव स्टैम्प्स यूज्ड फॉर डे टू डे मेलिंग पर्पसेस, इनका उद्देश्य उपयोग दिन प्रतिदिन के डाक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब डाक उद्देश्य क्या हो जाएंगे? जैसे आपने कोई लेटर भेजना है या फिर किसी भी चीज़ के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना है जो आप डाक टिकटों के माध्यम से करेंगे, तो उन सभी उद्देश्यों के लिए क्या किया जाता है? जिन स्टैम्प्स का या जिन डाक टिकटों का उपयोग किया जाता है उसे हम डेफिनेटिव स्टैम्प्स कहते हैं, नियत डाक टिकट कहते हैं। तो डेफिनेटिव स्टैम्प्स क्या आ जाएंगे? डे टू डे मेलिंग पर्पसेस के लिए जो डाक टिकट यूज़ किए जाते हैं उनको डेफिनेटिव स्टैम्प्स या नियत डाक टिकट कहा जाता है।
अवेलेबल इन वेरियस असेंडिंग डिनोमिनेशंस फ्रॉम 25 पैसे ऑनवर्ड एट ऑल पोस्ट ऑफिसेज, और ये सभी डाकघरों में विभिन्न आरोही मूल्य वर्ग में 25 पैसे से आगे उपलब्ध होते हैं। तो डेफिनेटिव स्टैम्प्स क्या आ जाएंगे, जैसे आपके डेली मेलिंग पर्पसेस क्या आ जाएंगे, डाक भेजने के उद्देश्य के लिए आपने जो डाक टिकटों का भुगतान करना है या डाक शुल्क का भुगतान करना है, उसके लिए जो डाक टिकट आप उपयोग करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, डेफिनेटिव स्टैम्प्स कहा जाएगा, नियत डाक टिकट आप उसे कहेंगे। और ये सभी डाकघरों में उपलब्ध होते हैं, 25 पैसे से आगे शुरू हो जाते हैं, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इस तरह से आगे ये बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास बाई स्टैम्प्स। टू cater seamlessly to flat list across global, DOP has launched e-commerce portal called e-post office। विश्व भर में डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डाक विभाग ने एक ई कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च किया, और इस ई कॉमर्स पोर्टल को क्या कहा जाता है, ई डाकघर भी कहा जाता है। तो ये बाई स्टैंप में आ जाएगा। बाई स्टैंप में क्या कर सकते हैं, विश्व भर में कोई भी अगर डाक टिकट खरीदना चाहता है तो इसके माध्यम से खरीद सकता है। इसके लिए डाक विभाग ने क्या किया, ई कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च किया, जिसे ई पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, ई डाकघर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं माई स्टैम्प के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है माई स्टैम्प के बारे में। माई स्टैम्प इज ब्रांड नेम फॉर पर्सनलाइज्ड शीट्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट। तो माई स्टैम्प जो है भारतीय डाक टिकटों की व्यक्तिगत शीट का ब्रांड नेम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माई स्टैम्प क्या आ जाएगा, माई स्टैम्प भारतीय डाक टिकटों की जो पर्सनलाइज्ड शीट होती है उसका ब्रांड नेम है। पर्सनलाइजेशन इज अचीव्ड बाई प्रिंटिंग, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड शीट है, व्यक्तिगत शीट है, तो इसमें आप अपनी पर्सनलाइजेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को के ऊपर आप इन्हें प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा थंबनेल इमेज ऑफ कस्टमर फोटोग्राफ्स, ग्राहक फोटोग्राफ की थंबनेल छवि, लोगोस ऑफ इंस्टीट्यूशन किसी भी संस्था का लोगो, इमेज ऑफ आर्ट वर्क कोई भी कलाकृति की छवि, हेरिटेज बिल्डिंग्स या फिर कोई भी विरासत भवन है, फेमस टूरिस्ट प्लेस है, या एनिमल्स या बर्ड्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, माई स्टैम्प शीट को बनवा सकते हैं। और टेम्पलेट शीट्स हैविंग पोस्टेज स्टैम्प्स या टेम्पलेट शीट पर डाक टिकट होते हैं, तो क्या हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन का लोगो दे सकते हैं कि मुझे इस लोगो के ऊपर डाक टिकट बना के दीजिए, तो उस लोगो को क्या किया जाएगा, डाक टिकट बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। उस डाक टिकट के ऊपर वही वाला लोगो रहेगा जो आपने दिया होगा, या फिर कोई भी कलाकृति है उसके संबंध में भी रहेगा, या कोई भी फेमस टूरिस्ट प्लेस है उसके संबंध में भी ये रहेगा। आगे चलते हैं। माई स्टैम्प वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड फ्लैट लीग एग्जीबिशन इंडिपेक्स 2011। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माई स्टैम्प को भारत में पहली बार कब पेश किया गया, तो माई स्टैम्प को पहली बार भारत में विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी इंडिपेक्स 2011 के दौरान पेश किया गया था। अवेलेबल एट सिलेक्टेड फ्लैटली ब्यूरोज, काउंटर्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट टूरिस्ट प्लेसेस। अब ये जो माई स्टैम्प वाली सुविधा होती है कहाँ पे उपलब्ध रहेगी, तो फ्लैटली ब्यूरो काउंटर्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट सिटीज़ के ऊपर, या ऐसे पोस्ट ऑफिस जो टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर स्थित होते हैं, वहाँ पे आपको माई स्टैम्प वाली सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, 1 माई स्टैम्प शीट हैव टोटल 12 स्टैम्प्स। जब भी आप माई स्टैम्प शीट बनवाएंगे, एक शीट में टोटल 12 डाक टिकट रहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ ईच स्टैम्प की बात करें, अब ये जो 12 डाक टिकट रहते हैं, प्रत्येक डाक टिकट का जो मूल्य रहेगा वो 5 रुपये रहेगा, और एक शीट बनवाने की जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी, 300 रुपीज़ रहेगी। यानी कि जब भी आप एक माई स्टैम्प शीट बनवाएंगे, उस माई स्टैम्प शीट में टोटल 12 डाक टिकट रहते हैं, हर एक डाक टिकट का मूल्य 5 रुपये रहेगा, तो टोटल उनकी वैल्यू 60 रुपये बनती है। लेकिन बाकी सारे चार्जेस ऐड करके आपको एक शीट 300 रुपीज़ की मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं डिस्काउंट के बारे में। तो कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है, माई स्टैम्प की 2 शीट से लेके 1000 शीट तक बनवाता है, उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 100 से ज़्यादा शीट की प्रिंटिंग के लिए उससे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 100 से ज़्यादा माई स्टैम्प की शीट बनवाता है, उसे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, डिस्काउंट जो वो किस तरह से दिया जाएगा। डिस्काउंट 20% अलाउड ओनली ऑन एडिशनल शीट्स ओवर 100। तो इसमें जो आपको
20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। वो कौन सी शीट के ऊपर दिया जाएगा? जो 100 शीट से ज़्यादा की होंगी। जैसे आपने मान लीजिए 150 शीट्स का ऑर्डर दिया, अब आपको इसमें डिस्काउंट कैसे मिलेगा? तो 2 से लेके 100 तक के लिए आपको 10% का डिस्काउंट, यानी कि पहली जो 100 शीट रहेंगी उसके लिए आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब आपने 150 का ऑर्डर दिया तो पहली 100 के लिए 10% का, आगे की जो 50 शीट बच जाएंगी उसके लिए आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि 150 शीट के लिए ही आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है कि कस्टमर बाई 200 शीट्स, मान लीजिए कोई ग्राहक 200 शीट खरीदता है तो उसे क्या छूट दी जाएगी? तो उसको डिस्काउंट दिया जाएगा 10% ऑन फर्स्ट 100 शीट्स। पहली 100 शीट के ऊपर उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 20% ऑन शीट्स ओवर अबव फर्स्ट 100 शीट। उसके बाद उसको जो 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा वो पहली 100 शीट के बाद की जो 100 शीट रहेंगी उसके ऊपर उसे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी कि 200 में पहली 100 के लिए 10% का और आगे वाली 100 के लिए उसे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मिनिमम शीट्स ऑर्डर फॉर इंस्टीट्यूशन। अब कोई भी संस्था है वो क्या करना चाहती है? ऑर्डर करना चाहती है, माई स्टैम्प शीट्स बनवाना चाहती है, तो उसकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी वो कम से कम 500 शीट्स बनवाने का ऑर्डर देंगे, मतलब कि इतना ऑर्डर उन्हें देना पड़ेगा। फॉर मोर शीट्स इन मल्टीपल ऑफ 5000 शीट्स, और अगर 5000 शीटों से ज़्यादा वो बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए 5000 के मल्टीपल में ही रहना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है, वो माई स्टैम्प शीट बनवाना चाहते हैं, अब कम से कम 5000 शीट्स का ऑर्डर उन्हें देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा का देना चाहते हैं तो 10,000 का दे सकते हैं या फिर 15,000 का दे सकते हैं, यानी कि 5000 के मल्टीपल में फिर वो ऑर्डर दे सकते हैं। डिस्काउंट फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर की बात करें, जो कॉर्पोरेट ग्राहक होते हैं उनके लिए यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, डाक टिकट जमा खाता के बारे में। इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अगस्त 1965 एट ऑल फ्लैटली ब्यूरोज इन इंडिया। इसे भारत के सभी डाक टिकट ब्यूरो में 1/8/1965 को पेश किया गया था। तो इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपने साथ साथ में याद रखनी है, बाद में इनके बारे में फिर से करवाया जाएगा। तो जो फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट है इसको भारत में कब पेश किया गया था? 1/8/1965 में पेश किया गया। और कहाँ पे किया गया? जितने भी फ्लैटली ब्यूरोज हैं भारत में उन सभी में किया गया। कस्टमर्स हु विश टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फैसिलिटी आर सप्लाइड विद। अब कोई भी ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो उसे कौन कौन सी चीज़ों की आपूर्ति की जाएगी? उसे कमेमोरेटिव या स्टैम्प, जो स्पेशल इशू ऑफ स्टैम्प्स होते हैं, यानी कि जिनको विशेष तौर पर जारी किया जाता है, उन डाक टिकटों को और स्मारक डाक टिकटों को सप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट डे कवर्स सप्लाई किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन शीट और कोई भी नई पोस्टल स्टेशनरी आती है, ये सारी चीज़ें ग्राहक को पहुंचाई जाती हैं, उसको सप्लाई की जाती हैं अगर वो फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट अपना ओपन करता है। फ्लैटली अकाउंट होल्डर आल्सो कंटेन्स फ्लैटली आइटम issue by other flatly bureau and post offices by placing their demand with bureau where their account stands। डाक टिकट खाता धारक अन्य फ्लैटली ब्यूरो तथा डाक घरों द्वारा जारी फ्लैटली आइटम को भी प्राप्त कर सकता है और इसके लिए वह उस ब्यूरो में आवेदन कर सकता है जहां पे उसका खाता है। अब मान लीजिए एक फ्लैटली ब्यूरो ये है और एक फ्लैटली ब्यूरो किसी दूसरी जगह पे है। अब ग्राहक ने अपना खाता जो इस फ्लैटली ब्यूरो में ओपन किया, लेकिन दूसरे फ्लैटली ब्यूरो में कोई भी कमेमोरेटिव स्टैंप जारी की गई। अब क्या कर सकता है ग्राहक? इस फ्लैटली ब्यूरो के द्वारा जारी की गई कमेमोरेटिव स्टैंप को भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वो क्या करेगा? जहां पर भी जिस भी फ्लैटली ब्यूरो में उसका अकाउंट रहेगा उस फ्लैटली ब्यूरो में वो आवेदन कर सकता है कि मुझे इस फ्लैटली ब्यूरो के द्वारा जारी की गई जो भी कमेमोरेटिव स्टैंप है वो चाहिए, तो इसके लिए वो वहां पे जाके आवेदन कर सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है। फ्लैटली काउंटर्स फंक्शन एट ऑल है पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस। अब ये जो फ्लैटली काउंटर है कहाँ पे कार्यरत हैं? जितने भी प्रधान डाकघर हैं वहाँ पर फ्लैटली काउंटर के रूप में कार्य किया जाता है। मिनिमम अकाउंट फॉर ओपनिंग फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट। तो फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट या डाक टिकट जमा खाता ओपन करने के लिए कम से कम कितनी राशि है? 200 रुपीज़ है, यानी कि 200 रुपीज़ से आप फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आप ये कैश के माध्यम से कर सकते हैं, चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट भी दे सकते हैं या फिर मनी ऑर्डर के माध्यम से भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है।
Items indicate in application form dispatched to customer automatically without any further order from customer। अब देखो जब भी वो आवेदन करेगा, जिस भी ग्राहक ने फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है, ओपन करते समय उसे एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अब उस फॉर्म में जो जो चीज़ों को वो टिक करेगा, वो सारी चीज़ें जब पोस्ट ऑफिस में आती हैं तो उसको बिना बोलने ही वो भेज दी जाती हैं। जैसे उसने मान लीजिए किया कि कमेमोरेटिव स्टैंप कोई भी आएगी तो मुझे भेज देनी है, फर्स्ट डे कवर है या नई पोस्टल स्टेशनरी है, उसके बारे में उसने आवेदन पत्र में टिक करना होता है कि मुझे कौन सी चीज़ें आने पर भेजी जानी है। तो जैसे ही वो नई चीज़ें आती हैं तो ग्राहक से बिना कोई इंटीमेशन के या ग्राहक को बिना कोई बताए वो सारी चीज़ें उसको भेज दी जाती हैं। मोड ऑफ डिस्पैच, अब ये जो चीज़ें उसे भेजी जाती हैं, कैसे भेजी जाती हैं? आइटम्स विल बी डिस्पैच्ड फ्री ऑन पोस्टल सर्विस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं डाक सेवा के ऊपर पंजीकृत डाक के माध्यम से बिना किसी शुल्क के भेजी जाती है, यानी कि इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगेंगे। इसको पोस्टल सर्विस के ऊपर भेजा जाएगा और पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। कस्टमर आल्सो कलेक्ट दीज आइटम्स आफ्टर एवरी इशू, और प्रत्येक जैसे जारी की जाएंगी नई चीज़ें, ग्राहक क्या कर सकता है? बाई कॉलिंग एट काउंटर ऑफ अ फ्लैटली ब्यूरो, तो वो स्वयं भी फ्लैटली काउंटर पर जाकर इन डाक वस्तुओं को या फिर जो भी नई पोस्टल स्टेशनरी आएगी उसको प्राप्त कर सकेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, कब इसकी शुरुआत हुई और इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास नेशनल फ्लैटली म्यूजियम के बारे में। एट ग्राउंड फ्लोर ऑफ डाक भवन न्यू दिल्ली सिंस 2011। तो ये जो नेशनल फ्लैटलिक म्यूजियम है 2011 से डाक भवन की निचली मंजिल पर स्थित है, ऑपरेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और इसका संचालन डाक विभाग के द्वारा किया जाता है। और इसके एड्रेस की बात करें, सरदार पटेल चौक, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, और इसका पिन कोड भी आपने याद रखना है 11001 है। तो ये डाक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है और इसका पता क्या रहेगा? सरदार पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली, और पिन कोड भी साथ में याद रखना है। ऑल कमेमोरेटिव स्टैम्प्स सिंस 1947, 1947 के बाद जितने भी स्मारक टिकट हैं, अब हमने ऊपर कर लिया कि स्मारक टिकट जो है किसके संबंध में जारी किए जाते हैं, तो कोई भी आपका इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में, या फिर जो भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं अलग अलग फील्ड में उनके संबंध में, जैसे कोई भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके संबंध में, या फिर जो भी कृषि के महान वैज्ञानिक हुए या कृषि में जिन्होंने अच्छा काम किया है या कोई भी वैज्ञानिक हैं उनके संबंध में इसे जारी किया जाता है। तो 1947 के बाद जितनी भी कमेमोरेटिव स्टैम्प्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और कैसे मिलेंगी? अवेलेबल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रमिक क्रम में ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आल्सो हैव अ थीमेटिकल सेक्शन, और वहाँ पे इनका विषयगत खंड भी होता है, जैसे वहाँ पे महात्मा गांधी के संबंध में अलग से आपको मिल जाएंगी कमेमोरेटिव स्टैम्प्स, प्लांट्स और एनिमल के संबंध में अलग से मिल जाएंगी, साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी कि इनका एक थीमेटिकल सेक्शन भी होता है, विषयगत खंड के अनुसार भी ये वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फीचर्स की बात करें, आपका ये जो नेशनल फ्लैटलिक म्यूजियम है इसके क्या क्या विशेषताएं या फीचर्स हैं? ऑडियो वीडियो फैसिलिटी वहाँ पे आपको मिलती है, और माई स्टैम्प शीट अगर वहाँ पे आप प्रिंट करवाना चाहें तो 10 से 15 मिनट में प्रिंट करके आपको दे दी जाती है, और ये सातों के सातों दिन काम करता है, यानी कि पूरा हफ्ते ये काम करेगा। नेक्स्ट आपके पास दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में। दीनदयाल स्पर्श योजना में ये जो स्पर्श शब्द है इसका एक मीनिंग है, और इसका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो स्पर्श की बात करें, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। स्कॉलरशिप की, इसमें स्पर्श की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड यहाँ से आपको अच्छे से याद करना है। एस से स्कॉलरशिप हो जाएगा, पी से प्रमोशन, ए से एप्टीट्यूड, आर से रिसर्च, एस से स्टैम्प्स, और एच से क्या हो जाएगा, हॉबी हो जाएगा। तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी स्पर्श की फुल फॉर्म हो जाएगी। फ्लैटली इज कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लैटली एक्चुअल में है क्या चीज़, हम बार बार करते हैं शब्द फ्लैटली आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डाक टिकटों को इकट्ठा करना और उनके बारे में अध्ययन करने का शौक। फ्लैटली क्या हो जाएगा, कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकटों को एकत्र करना और उनके बारे में स्टडी करने का जो शौक है उसको हम फ्लैटली कहते हैं। इंक्रीजिंग द रीच ऑफ फ्लैटली, और डाक विभाग ने जो फ्लैटली है उसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए क्या किया, डीओपी लॉन्चिंग अ स्कॉलरशिप स्कीम दीनदयाल स्पर्श योजना टू अवॉर्ड चिल्ड्रन इन क्लास 6th to 9th, छठी से लेके 9वीं तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ से जारी की गई। तो डीओपी ने क्या किया, स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया। क्यों किया? ताकि जो फ्लैटली की रीच है, पहुंच है, उसको बढ़ाया जा सके। तो फ्लैटली की पहुंच को बढ़ाने के लिए डाक विभाग ने
छठी से 9वीं तक के बच्चों के लिए दीनदयाल स्पर्श छात्रवृत्ति योजना को लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है? एक स्कॉलरशिप स्कीम है और कौन से बच्चों को दी जाती है? छठी से 9वीं तक के बच्चों को ये दी जाती है। स्कॉलरशिप कैसे दी जाती है? अवार्ड एनुअली टू दोज स्टूडेंट्स, तो ये एनुअली दी जाती है, वार्षिक तौर पर दी जाती है। और किन स्टूडेंट्स को या किन छात्रों को दी जाती है? हु हैव गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जिनका पढ़ाई में या शैक्षिक जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। आल्सो परस्यू फ्लैटली एज ए हॉबी, और जिनको डाक टिकट वगैरह इकट्ठा करने का शौक भी है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका शैक्षिक रिकॉर्ड भी अच्छा है और डाक टिकटों को संग्रहित करने का वो शौक भी रखते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। फ्लैटली टर्म एज किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबी ऑफ किंग्स, और फ्लैटली को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शौकों का राजा, यानी कि जितने भी आपके शौक या हॉबीज होती हैं उन सभी का किंग इसे माना जाता है, और जो राजा होते हैं उनका शौक इसे माना जाएगा, मतलब राजाओं का शौक जो है फ्लैटली को माना जाता है। आगे चलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में, एनपीएस के बारे में। वॉलंटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, यह एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है फॉर ऑल सिटीजन्स फ्रॉम 1 मई 2009। 1 मई 2009 से सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए 1 मई 2009 से ये नेशनल पेंशन सिस्टम उपलब्ध है। PFRDA इंपॉर्टेंट टर्म है। PFRDA क्या होती है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनपीएस। तो ये एनपीएस के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। नेशनल पेंशन सिस्टम क्या आ जाएगी? ये एक वॉलंटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। 1 मई 2009 से सभी सिटीजन्स के लिए, ये सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन या मॉनिटरिंग एजेंसी है वो कौन सी है? PFRDA है। और इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आ जाएगी। अब नेशनल पेंशन सिस्टम कौन ओपन कर सकता है? अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो कोई भी भारत का नागरिक एनपीएस ओपन कर सकता है, चाहे वो भारत में रहता है या नहीं रहता है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भारत का सिटीजन जरूर होना चाहिए। एज की बात करें 18 से 70 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए, पहले 18 से 65 वर्ष के बीच में थी। एप्लीकेंट कैन ऑपरेट अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। आवेदक जो है भारत में कहीं से भी अपना खाता संचालित कर सकता है। पे कंट्रीब्यूशन थ्रू POPSPS। अब ये POPSPS क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से अपना जो भी कंट्रीब्यूशन एनपीएस में वो करेगा वो कर सकता है, यानी कि किसी भी तरह से उसको अगर कंट्रीब्यूट करना है एनपीएस में तो कैसे कर सकता है? POPSPS के माध्यम से कर सकता है, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर। ऑल हेड पोस्ट ऑफिसेज आर आइडेंटिफाइड एज POPSPS। तो जितने भी प्रधान डाकघर हैं उनको क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर के रूप में माना जाता है। यानी कि अगर आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना है आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से कर सकते हैं? जितने भी प्रधान डाकघर हैं, आप किसी भी प्रधान डाकघर में जाके एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। PFRDA की बात करें, अपॉइंटेड DOP एज वन ऑफ द POP। अब PFRDA क्या है? PFRDA आपके लिए जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसके लिए मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। तो उसने क्या किया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में अपॉइंट कर दिया। ठीक है, PFRDA ने क्या किया? नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए डाक विभाग को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में नियुक्त कर दिया। कौन कौन सी सर्विसेज उसमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं? ओपनिंग ऑफ न्यू एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल अकाउंट, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? नया एनपीएस का खाता खुलवा सकते हैं। सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन, उसके बाद जो भी इसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहें वो कर पाएंगे। ऑल टाइप ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड, सभी प्रकार के सेवा अनुरोध किए जा सकते हैं। एग्जिट या क्लेम विड्रॉल रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती हैं एनपीएस के संबंध में। अकाउंट टाइप और कंट्रीब्यूशन की बात करें, खाते के प्रकार या योगदान की बात करें, तो इसमें दो तरह के अकाउंट रहेंगे, Tier 1 और Tier 2 अकाउंट। Tier 1 अकाउंट की बात करें, एप्लीकेंट कॉन्ट्रीब्यूट हिज और हर सेविंग फॉर रिटायरमेंट इनटू दिस कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल अकाउंट। आवेदक जो है इस स्थिति में या जब भी Tier 1 अकाउंट ओपन करेगा, सेवानिवृत्ति के लिए यानी कि अपनी रिटायरमेंट के लिए अपनी बचत का योगदान करता है। और ये क्या है? रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल अकाउंट है, आप अपनी मर्जी से इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये प्रतिबंधित निकासी खाता रहेगा। क्लेम टैक्स बेनिफिट्स अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन और योगदान के लिए कर लाभ का
दावा किया जा सकता है, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट्स के लिए। और टियर 2 अकाउंट की बात करें, ये वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी है, स्वैच्छिक बचत सुविधा है। एप्लीकेंट इज फ्री टू विड्रॉल व्हेनेवर विशेस, तो इसमें जो आवेदक है वो जब चाहे उसी समय निकासी के लिए स्वतंत्र रहेगा। लेकिन टियर 1 अकाउंट में ऐसा नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल अकाउंट रहेगा, नॉट अ रिटायरमेंट अकाउंट। और टियर 2 अकाउंट जो है रिटायरमेंट अकाउंट भी नहीं है, टियर 1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है। एप्लीकेंट कैन नॉट क्लेम एनी टैक्स बेनिफिट, तो जैसे टियर 1 अकाउंट में वो क्लेम कर सकता है टैक्स बेनिफिट के लिए, लेकिन टियर 2 अकाउंट में वो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन की बात करें, इसमें कैसे योगदान आप करेंगे, टियर 1 अकाउंट की बात करें, अकाउंट ओपन विद मिनिमम 500 रुपीज़, तो जब आप टियर 1 अकाउंट ओपन करेंगे एनपीएस में तो कम से कम 500 रुपीज़ से आपको करना पड़ेगा, न्यूनतम राशि 500 रुपये रहेगी। और सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस नोट लेस देन 500 रुपीज़, उसके बाद की जो भी ट्रांजैक्शंस या लेन देन होंगे वो 500 रुपये से कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर की बात करें 1000 एक्सक्लूडिंग चार्जेस एंड टैक्सेस, शुल्कों और करों को छोड़कर प्रति वर्ष आपको न्यूनतम 1000 रुपये का योगदान करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपके टैक्स या चार्जेस बनते हैं वो अलग से इसमें ऐड किए जाएंगे। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर के हिसाब से 1000 रुपये रहेगा। मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो कम से कम आपको एक कंट्रीब्यूशन हर साल इसमें करना पड़ेगा। मिनिमम कंट्रीब्यूशन लेस देन 1000 पर ईयर। अगर आप एक साल में न्यूनतम जो 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन है वो नहीं करते हैं, अकाउंट बिकम फ्रोज, तो आपका खाता जो फ्रोज हो जाएगा। एंड इफ अकाउंट वैल्यू फॉल्स टू जीरो, और आपके खाते का जो मूल्य है वो जीरो तक पहुंच जाता है तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। और अगर आप उसको रिएक्टिवेट करना चाहेंगे, मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ 500 रुपीज़, तो 500 रुपये का न्यूनतम जो योगदान है वो करके दोबारा से आप इसे रिएक्टिवेट कर पाएंगे। और टियर 2 अकाउंट की बात करें, इसमें कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे, मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट अकाउंट ओपनिंग टाइम, जब आप खाता ओपन करेंगे टियर 2 का, मतलब एनपीएस में अगर टियर 2 अकाउंट आप ओपन करते हैं तो 1000 रुपये से न्यूनतम आप इसे खोल पाएंगे। सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें, उसके बाद आपको न्यूनतम जो है 250 रुपये की राशि इसमें जमा करनी होती है। और इसमें मिनिमम या मैक्सिमम पर ईयर के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आपके टियर 1 अकाउंट में आपको एक बार साल में ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन टियर 2 अकाउंट में ऐसी कोई भी सीमा नहीं है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें 200 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। पंजीकरण शुल्क की बात करें तो टैक्स वगैरह को छोड़कर अगर नॉर्मल बात करें तो 200 रुपये, बाकी टैक्स वगैरह इसके ऊपर अलग से आपसे लिए जाएंगे। ऑल सर्विस चार्जेस 20 रुपये। पेमेंट मोड आप कैश भी कर सकते हैं, चेक भी या डीडी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी इसको भुगतान किया जा सकता है। आगे चलते हैं, फाइनेंस कैप की बात करते हैं, वित्त सीमा की बात करते हैं। मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन 500 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, न्यूनतम प्रारंभिक योगदान जो रहेगा प्लस पंजीकरण शुल्क जो रहेगा, इसमें जो भी आपके टैक्स हैं उनको छोड़कर 500 रुपये रहेगा। मिनिमम सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी 500 रुपीज़ रहेगा टैक्सेस को छोड़ के। कंट्रीब्यूशन जो है इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर में अगर टियर 1 अकाउंट की बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में आप एक ही मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो आपका कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, और कम से कम आपको इसमें एक बार कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मिनिमम ट्रांजैक्शन कम से कम एक बार आपको एक फाइनेंशियल ईयर में टियर 1 अकाउंट में करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपके पास म्यूचुअल फंड के बारे में। ओनली यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड्स आर रिटेल्ड थ्रू डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज, तो कुछ एक डाकघरों के द्वारा ही क्या किया जाता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नामक म्यूचुअल फंड्स को रिटेल किया जाता है। इसके अलावा कोई और म्यूचुअल फंड पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध नहीं है। थ्रू NISM और EUIN सर्टिफाइड स्टाफ, तो NISM या फिर EUIN के जो प्रमाणित कर्मचारी होते हैं उनके माध्यम से ये रिटेल किए जाते हैं, उनके माध्यम से ये बेचे जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में कौन से म्यूचुअल फंड उपलब्ध हो जाएंगे, केवल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड उपलब्ध रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे आपके पास जन सुरक्षा स्कीम्स के बारे में, जन सुरक्षा योजनाओं के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस में आपके पास 3 तरह की जन सुरक्षा योजनाएं हैं। 3 जन सुरक्षा स्कीम्स ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा 3 तरह की जन सुरक्षा योजनाएं आपको ऑफर की जाती हैं। और ये कौन कौन सी हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, दूसरी आपके पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY,
अटल पेंशन योजना APY। तो ये 3 तरह की जन सुरक्षा स्कीम्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कुछ NPS भी इसमें ऐड कर देते हैं तो गलत है। जन सुरक्षा स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। 3 कौन कौन सी हैं? PMSBY, PMJJBY और अटल पेंशन योजना। तो इनके बारे में डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इंट्रोड्यूस्ड ऑन 9 मई 2015, इसकी शुरुआत की बात करें 9 मई 2015 को की गई। इंश्योरेंस कवर ऑफर्ड फॉर, अब अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को ये कवर करेगी? एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी और एक्सीडेंटल इंजरी। एक्सीडेंट की वजह से आकस्मिक मृत्यु होने पर, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आपको कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, विकलांगता हो जाती है, या फिर एक्सीडेंट की वजह से कोई आपको चोट लग जाती है, तो इन सारी चीज़ों को ये कवर करेगी। यानी कि एक्सीडेंट होने की वजह से अगर मृत्यु होती है, डिसेबिलिटी होती है या एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, उसी समय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपको फ़ायदा देगी। और एनुअल प्रीमियम की बात करें 20 रुपये इसका वार्षिक प्रीमियम है, यानी कि एक वर्ष में आपको केवल 20 रुपये का भुगतान इसके लिए करना है। सम एश्योर्ड की बात करें सुनिश्चित राशि, मतलब कि अगर इसमें कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो मैक्सिमम कितनी राशि का भुगतान किया जाता है डेथ के मामले में, कि जिसने भी आपका ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ली है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में 2 लाख रुपए का क्लेम इसके लिए दिया जाएगा। फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी, क्या स्थायी रूप से अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसको भी 2 लाख रुपए का क्लेम दिया जा सकता है। पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए, आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए तक का क्लेम इसमें दिया जाएगा। तो ये आ जाएगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए केवल एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल इंजरी या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी को ही ये कवर करेगी। उसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें 2 लाख रुपया है तो इसमें 2 लाख रुपये आपको दिया जा सकता है। और इसमें एनुअल प्रीमियम की बात करें 20 रुपये है। आगे चलते हैं टेबल ऑफ बेनिफिट्स, तो किस तरह से इसमें फ़ायदे दिए जाते हैं। सबसे पहले डेथ के मामले में तो इसमें नॉर्मल है 2 लाख रुपए आपको मिलेगा। और अगर बात करें टोटल एंड इररिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आइज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड्स और फीट और लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड और फुट, तो भी आपको 2 लाख रुपए का क्लेम इसमें है। टोटल एंड इररिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई और लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड और फुट में भी 1 लाख रुपए का क्लेम इसमें दिया जाएगा। तो मृत्यु के मामले में 2 लाख हो जाएगा। टोटल एंड इररिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आइज, अगर दोनों आंखें चली जाती हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं, दोनों आंखों का पूर्ण या अपूर्णीय क्षति जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, उस मामले में 2 लाख रुपए का क्लेम। या फिर लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड्स, या फिर कोई व्यक्ति अगर अपने दोनों हाथ गंवा देता है एक्सीडेंट में, तब भी 2 लाख रुपए का उसको क्लेम मिलेगा। या फिर वो फीट अपने इनके दोनों पैर गंवा देता है, तब भी उसको 2 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। या फिर लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई, उसकी एक आंख की रोशनी चली जाती है, या फिर दूसरा उसका एक हाथ चला जाता है या पैर चला जाता है, यानी कि इसमें से हो जाता है कि एक आंख चली गई एक पैर चला गया, तब भी उसको 2 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। या उसकी एक आंख चली गई और उसके हाथ या पैर दोनों में से कुछ चला गया, तो भी 2 लाख रुपए का क्लेम उसको मिल जाएगा। टोटल एंड रिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई, अगर सिर्फ एक आंख की रोशनी जाती है बाकी वो सारा ठीक है तो 1 लाख रुपए का क्लेम है। अगर क्या हो जाता है उसके हाथ या पैर दोनों में से कुछ एक चला जाता है, सिर्फ एक जाता है, दोनों नहीं चले जाते, एक चला जाता है, तब भी उसको 1 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। अगर दोनों चले जाते हैं पैर या दोनों हाथ चले जाते हैं, तब 2 लाख रुपए का क्लेम उसे दिया जाएगा। आगे चलते हैं इंश्योरेंस कवरेज पीरियड की बात करें, बीमा कवरेज अवधि की बात करें तो इसमें इंश्योरेंस कवरेज पीरियड जो है 1 साल के लिए रहता है और कब से कब तक 1 जून से लेके 31 मई तक ये रहेगा। टू बी रिन्यूड एवरी ईयर, और इसका नवीकरण जो वो हर साल किया जाना चाहिए। ओनली वन पॉलिसी आइदर इन बैंक और पोस्ट ऑफिस कैन बी टेकन। अब आप ये, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे प्रोवाइड करवाया जाता है, जो जन सुरक्षा स्कीम्स हैं भारतीय सरकार, जो भारत की केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप कहीं भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी ले ली तो आप इसको बैंक में नहीं ले सकते, आपने बैंक में ले ली तो पोस्ट ऑफिस में नहीं ले सकते। केवल एक ही पॉलिसी आप ले सकते हैं, चाहे बैंक में लें चाहे पोस्ट ऑफिस में लें। इंश्योरेंस कवरेज पीरियड 1 साल के लिए रहेगा। प्रीमियम आपको याद रखना है और किस तरह से इसमें क्लेम दिया जाता है वो भी याद रखेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें, कोई भी व्यक्ति 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच में इसका लाभ उठा सकता है।
प्रीमियम हैज़ टू पेड अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज, और इसमें जो आपको प्रीमियम का भुगतान करना है वो 70 वर्ष की आयु तक ही करना पड़ेगा। यानी कि जब तक ये आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो भी है ये चलेगी सुरक्षा स्कीम, उस समय तक ही आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। पेमेंट मोड की बात करें, ऑटो डेबिट फ्रॉम एसबी अकाउंट, तो इसमें जो प्रीमियम काटा जाता है वो कैसे काटा जाता है, ऑटो डेबिट फ्रॉम एसबी अकाउंट, एसबी खाते से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया जाता है। यानी कि 1 साल के बाद एसबी खाते से खुद ब डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा जो 20 रुपये का प्रीमियम है। इंश्योरेंस कैन बी टेकन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, पब्लिक और प्राइवेट बैंक वाया द कस्टमर होल्ड्स एसबी अकाउंट। तो ये जो इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको आप पोस्ट ऑफिस में भी ले सकते हैं, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट बैंक में ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वहाँ पे आपका एसबी का खाता होना चाहिए, सेविंग बैंक का अकाउंट होना चाहिए। इफ़ क्लेम इज़ नॉट मेड, अगर दावा नहीं किया जाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में दावा नहीं किया जाता है, तो आपको कोई भी मनी रिफंड नहीं की जाएगी। इन केस डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, नॉमिनी विल रिसीव द मनी। अब जो भी बीमा करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद इसका जो भी फायदा रहेगा क्या वो किसको दिया जाएगा, उसके वारिस को दिया जाएगा जो भी उसने नॉमिनी बनाया होगा। इफ़ एनीबडी लीव्स पॉलिसी, कोई भी व्यक्ति अगर एक बार पॉलिसी छोड़ देता है तो इसको वो दोबारा से ज्वाइन कर सकता है। मास्टर पॉलिसी होल्डर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मास्टर पॉलिसी होल्डर कौन रहेगा, जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक होगा वही मास्टर पॉलिसी होल्डर रहेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टिसिपेटिंग सब्सक्राइबर। तो भाग लेने वाले ग्राहक की ओर से जो भी बैंक रहेगा वही उसका मास्टर पॉलिसी होल्डर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत भी 9 मई 2015 को की गई। इंश्योरेंस कवर की बात करें, डेथ ड्यू टू एनी रीजन, तो इसमें किसी भी कारण से हुई मृत्यु को कवर किया जाता है। जैसे हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात की, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में केवल एक्सीडेंटल डेथ को कवर किया जाता है, केवल एक्सीडेंटल इंजरी को कवर किया जाता है या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी को कवर किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी भी तरह से मृत्यु होने की स्थिति में उसको कवर किया जाएगा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो एक्सीडेंटल हो। एनुअल प्रीमियम की बात करें 436 रुपये रहेगा, तो इसमें जो वार्षिक प्रीमियम आपको देना है वो कितना आ जाएगा, 436 रुपये आ जाएगा। सम एश्योर्ड इसमें भी 2 लाख रुपए का रहेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की तरह। फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन, नेचुरल और एक्सीडेंटल, तो इसमें किसी भी तरह से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड रहेगा, बीमित राशि रहेगी। इंश्योरेंस कवरेज पीरियड की बात करें तो सेम वही रहेगा, पीएमएसबीवाई वाला 1 जून से लेकर 31 मई तक, और इसे हर साल रीन्यू करना पड़ता है। ओनली वन पॉलिसी आइदर इन बैंक और पोस्ट ऑफिस कैन बी टेकन, बैंक या डाक घर में केवल एक ही पॉलिसी ली जा सकती है। और इसके लिए एज लिमिट की बात करें 18 से 50 वर्ष के बीच की आयु का कोई भी व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है। और इसमें लाइफ कवर की बात करें, किस समय तक जीवन को सुरक्षा दी जाती है, अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स, 55 वर्ष की आयु तक इसमें लाइफ को कवर किया जाता है या इनके जीवन को सुरक्षा दी जाती है। पेमेंट मोड की बात करें तो इसमें भी सेम एसबी के अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिए जाते हैं जो भी 436 रुपये हैं। पॉलिसी कैन बी टेकन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस और बैंक, तो इसमें भी आप पॉलिसी जो है डाकघर से या बैंक से ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका एसबी का अकाउंट होना चाहिए। इफ़ क्लेम इज़ नॉट मेड, अगर इसके संबंध में दावा नहीं किया जाता है तो कोई भी मनी रिफंड नहीं की जाएगी। प्रीमियम पेड फॉर बोथ पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई इज टैक्स फ्री। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में जो भी प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा वो टैक्स फ्री रहेगा। इफ कस्टमर वंस लीव फ्रॉम पॉलिसी, कोई भी ग्राहक एक बार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी को छोड़ देता है तो वो दोबारा से इसमें रिज्वाइन कर सकता है। डेथ के मामले में जो भी नॉमिनी रहेगा उसको पैसे मिल जाएंगे। मास्टर पॉलिसी होल्डर इसमें भी पार्टिसिपेटिंग बैंक रहेगा जो भाग लेने वाले ग्राहक की ओर से हिस्सा लेता है। तो भाग लेने वाले ग्राहक की ओर से भाग लेने वाला जो बैंक रहेगा उसको मास्टर पॉलिसी होल्डर कहा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड ड्यूरिंग 2015 और 16 बजट, भारत सरकार ने इसकी घोषणा 2015-16 बजट के दौरान की। क्या जो अटल पेंशन योजना एपी भाई, तो ये भी क्या है, जन सुरक्षा स्कीम है और भारत की जो सरकार है उसने क्या किया 2015-16 के बजट के दौरान इसको अनाउंस किया। स्कीम एडमिनिस्ट्रेटेड बाई पीएफआरडी, ठीक है, ए रह गया यहाँ पे पीएफआरडी आ जाएगा। तो ये जो स्कीम है इसको किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट या प्रशासित किया जाता है, पीएफआरडीए। तो हमने ऊपर भी कर लिया, जैसे पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम संबंध के लिए इम्प्लीमेंटेशन या
मॉनिटरिंग एजेंसी है, उसी तरह से आपकी अटल पेंशन योजना को भी किसके माध्यम से प्रशासित किया जाएगा, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से थ्रू NPS स्ट्रक्चर। तो जैसे NPS स्ट्रक्चर को, NPS के लिए आर्किटेक्चर है या स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, उसी तरह से इसको भी क्या किया जाता है, प्रशासित किया जाता है PFRDA के द्वारा। एलिजिबिलिटी की बात करें 18 से 40 वर्ष रहेगी, ठीक है। इसमें आपके आधार कार्ड, इसमें आपका आधार कार्ड जो प्राइमरी KYC के रूप में रहेगा, नो योर कस्टमर जिसकी फॉर्म रहती है, और इसमें भी सेविंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। सेविंग अकाउंट जो है वो कंपलसरी है। पेंशन रेंज की बात करें, अटल पेंशन योजना जैसे इसके नाम में भी पेंशन है, तो इसमें पेंशन दी जाती है। तो पेंशन किस तरह से दी जाती है, 1,000 रुपये मिनिमम और 5,000 रुपये मैक्सिमम पर मंथ हो सकती है। तो आप इसमें प्रीमियम के अनुसार, जैसे आप प्रीमियम बनवा सकते हैं कि आपको 1,000 पेंशन चाहिए, आपको 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 कितनी पेंशन चाहिए, उसी के अनुसार आपका प्रीमियम बनेगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन 50% ऑफ सब्सक्राइबर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,000 रुपीज़ पर एनुम विच एवर इज लोअर। तो इसमें जो सरकार का योगदान रहता है वो कितना रहता है, तो जो भी अभिदाता है यानी कि जो भी सब्सक्राइबर है उसके योगदान का 50% या 1,000 दोनों में से जो भी कम होगा वो सरकार की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज फॉर दोस, अब ये जो सरकारी योगदान है किन व्यक्तियों के लिए रहेगा, हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैट्यूटरी सोशल स्कीम, जो किसी भी वैधानिक सामाजिक योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। नोट इनकम टैक्स पेयर, और वो आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए, मतलब इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अन्य व्यक्तियों को गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है हर साल, कितना करती है, जो भी उसने डिपॉजिट किया या जो भी उसका प्रीमियम है उसका 50% या फिर 1,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम रहेगा। हु ज्वाइंस अ स्कीम बिटवीन 1 जून 2015 टू 31 दिसंबर 2015, तो जब शुरुआत हुई 2015-16 के बजट के दौरान, तो 1 जून 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक जिसने भी ज्वाइन किया उसके लिए गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 5 साल के लिए रहेगा, यानी कि अब तो खत्म भी हो गया है। ऑल बैंक होल्डर्स ज्वाइन APY, तो जितने भी बैंक खाता धारक हैं वो भी अटल पेंशन योजना में हिस्सा ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एज्ड बिटवीन 18 टू 40 ईयर्स, तो इसमें योग्यता की बात करें, भारत के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है वो इसमें लाभ ले सकते हैं, इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, अटल पेंशन योजना में वो जुड़ सकते हैं। चार्जेस फॉर डिले और डिफॉल्ट, अब इसमें जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है आप उसका भुगतान करने में देरी करते हैं या डिफॉल्ट करते हैं तो कैसे उसके ऊपर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। वेरी फ्रॉम मिनिमम 1 रुपी पर मंथ टू 10 रुपी पर मंथ, तो 1 रुपये से लेके मैक्सिमम 10 रुपये तक के लिए इसमें प्रति माह आपसे विलम्ब शुल्क या चूक के रूप में जो भी शुल्क होगा वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर मंथ के हिसाब से 100 रुपये तक है तो 1 रुपया डिफॉल्ट लिया जाएगा डिले के लिए या डिफॉल्ट के लिए। 101 रुपये से लेके 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से कंट्रीब्यूशन के लिए 2 रुपये, 501 रुपये से लेके 1,000 पर मंथ के लिए 5 रुपये और 1,000 रुपये से अधिक के लिए 10 रुपये के चार्जेस आपसे लिए जाएंगे डिले या डिफॉल्ट के लिए। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पेमेंट, अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं, पेमेंट का भुगतान नहीं करते हैं, 6 महीने तक नहीं करते हैं तो अकाउंट फ्रोज हो जाएगा, 12 महीने तक नहीं करते हैं डीएक्टिवेट हो जाएगा और अगर 24 महीनों तक आप नहीं करते हैं तो खाते को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया। उसके बाद आपके पास एग्जिट फ्रॉम APY, अटल पेंशन योजना से एग्जिट कब किया जाएगा, ऑन अटेनिंग एज 60 ईयर्स, जब व्यक्ति की आयु 60 वर्ष हो जाएगी उस समय APY से एग्जिट किया जाएगा। डेथ के मामले में जो स्पाउस रहेगा, एग्जिट फ्रॉम 60 ईयर्स एक्सेप्शनल केसेस लाइक डेथ, डिसीज और नॉमिनी कैन कंटिन्यू, तो एग्जिट जो 60 वर्ष की आयु से पहले भी किया जा सकता है लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जैसे डेथ या डिसीज किसी बीमारी के कारण, और वहाँ पे जो नॉमिनी है वो कंटिन्यू इसको कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं सृजन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, SGB के बारे में। इशूड बाय RBI एज अल्टरनेटिव ऑफ फिजिकल गोल्ड, तो ये भारत सरकार द्वारा भौतिक सोने के विकल्प के रूप में जारी किया जाता है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया जाता है। जो फिजिकल गोल्ड है उसके अल्टरनेटिव के रूप में आपको ये दिया जाता है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल गोल्ड वहाँ पे जमा कर सकते हैं और आपको SGB दिया जाएगा, सृजन गोल्ड बॉन्ड दिया जाएगा। बॉन्ड इशू मल्टीपल ऑफ 1 ग्राम डिनोमिनेशन, अब ये जो आपको SGB दिया जाता है, बॉन्ड दिया जाता है 1 ग्राम के डिनोमिनेशन में दिया जाता है। ऑल हेड पोस्ट ऑफिसेज ऑथराइज्ड टू सेल SGB, जितने भी प्रधान डाकघर होते हैं वो सृजन गोल्ड बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत होते हैं। लिमिट ऑफ परचेज की बात करें, मिनिमम 1 ग्राम आप खरीद सकते हैं, मैक्सिमम 4 kg पर फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन, एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 4 kg के लिए SGB ले सकता है और कोई भी ट्रस्ट है तो मैक्सिमम 20 kg तक
ले सकते हैं। आगे आपके पास मोड ऑफ पेमेंट की बात करें, कैश, डीडी या चेक के माध्यम से आप कर सकते हैं। टेन्योर ऑफ बॉन्ड की बात करें 8 वर्ष, यानी कि एसजीवी के बॉन्ड की बात करें उसका टेन्योर या कार्यकाल 8 वर्ष रहेगा। और प्री मैच्योर एनकैशमेंट आप इसे करना चाहते हैं, नकदीकरण इसका करना चाहते हैं 5वें, 6ठे या 7वें साल में कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें ये हम बाद में कर लेंगे। पेएबल हाफ ईयरली ऑन इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आप शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बाद आपको हाफ ईयरली के ऊपर ये मिलता जाएगा। मतलब शुरुआत में अगर आपने इस तारीख को पे कर दिया या इसमें डिपॉजिट कर दिया, एसजीवी ले लिया, तो इसके 6 महीने के बाद आपको इसमें जो भी है वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एसजीवी इज टैक्सेबल, इसमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो टैक्सेबल रहता है। नेक्स्ट है आपके पास पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है इसको कब शुरू किया गया और है क्या चीज़? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 29 मई 2021 फॉर द चिल्ड्रन। 29 मई 2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना को शुरू किया गया। कौन से बच्चों के लिए किया गया? इट एम्स टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स और लीगल गार्डियन और अडोप्टिव पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट्स टू कोविड-19 पैंडेमिक ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 के बाद जो भी कोरोना पीरियड शुरू हुआ उसके दौरान जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया या अपने कानूनी अभिभावक को खो दिया या जो भी उनका ख्याल रखने वाले माता पिता थे उनको या जीवित माता पिता दोनों को खो दिया है, उन बच्चों के लिए इसकी शुरुआत की गई। इसमें क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? ऑफ द स्कीम इज टू एंश्योर comprehensive care and protection of children in a sustained manner and enable their well-being through health insurance, empower them through education and equip them for self-sufficient existence with financial support on reaching 23 years of age। तो इस योजना का क्या उद्देश्य था कि बच्चों की व्यापक देखभाल, उनकी सुरक्षा निरंतर तरीके से सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई को सक्षम बनाना और साथ में शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना, और जब वो 23 ईयर्स की आयु में पहुंच जाएंगे तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये सारा इसका पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का उद्देश्य था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स, डेफिनेटिव स्टैम्प्स, माई स्टैम्प के बारे में, फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट और ये आपकी जो हमने की जन सुरक्षा स्कीम्स उनके बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको करनी है। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।